एक तो सबसे बड़ा मुद्दा जो इस बार फिर उभर कर सामने आया है वो रफाल का बवाल है। एक तरीके से देखा जाए, वायर पिछले 2 सालों से लगातार रफाल के छोटे छोटे मुद्दे में जो खुलासे हो रहे थे उसको लगातार कवर करता जा रहा था। चर्चा इस बात पर होगी कि जो गंभीर सवाल इस पूरी डील को लेकर, इस पूरे सौदे को लेकर 1 साल के दौरान उठते रहे हैं, खासकर विपक्ष में। ये सारा तमाम जो डील है ये एक तरह से शक से घिरा हुआ है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब सरकार अभी तक दे नहीं पाई है। मुझे लगता है कि उन सवालों की सूची और लंबी हो गई है, फहरिस्त लंबा हो गया है और अनएक्सप्लेन्ड जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अप्रैल मीडिया पार्ट की रिपोर्ट क्या कहती है? सुषेण गुप्ता को डसॉल्ट ने सन 2000 में हायर किया था। किसकी सरकार थी? संबित जी कह रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भ्रष्ट थी, क्योंकि 2000 से 2004 के बीच में करोड़ों रुपए डसॉल्ट ने सुषेण गुप्ता को दिए थे। तो क्या संबित जी आप अटल बिहारी वाजपेयी जी को मरणोपरांत भ्रष्ट करार कर रहे हैं? आज ये खुलासा हुआ है कि उन्हीं के सरकार के कालखंड 2007 से 12 के बीच में ये कमीशन खोरी हुई है और मिडिल मैन का नाम भी सामने आया है। 10 वर्षों तक ये जो नेगोशिएशन हुआ है, ये एयरक्राफ्ट के लिए नेगोशिएशन नहीं हो रहा था, ये कमीशन के लिए नेगोशिएशन हो रहा था कि कितना कमीशन चाहिए। आज ये सामने आया है और इस संदर्भ में एक कागज में आपके सामने रखने वाला हूं और इसका टाइटल है, जो मीडिया पार्ट ने भी छापा है, एग्रीमेंट फॉर कमीशन। 2018 के दस्तावेजों की बात हो रही है कि 2018 में ही सीबीआई और ईडी को ये मालूम था कि इस व्यक्ति को 65 करोड़ रुपए की घूस या रिश्वत दी गई। तो ये मामला अब क्यों प्रकाश में आया है? देखिए आरफा एक फ्रेंच ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटिव न्यूज़ एजेंसी है जिसका नाम है मीडिया पार्ट, और अब जाके उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे कि उनको पता चला है कि 2018 में ही दोनों सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये सारे कागजात मिल गए थे, जिससे कि काफी क्लियर हुआ था कि किकबैक या घूस दी गई थी। इसमें एक व्यक्ति का जो बार बार जिक्र हो रहा है, सुषेण गुप्ता नाम का जो व्यक्ति है, कैसे अलग अलग सरकारों में 2 बड़े बड़े घोटालों को ये व्यक्ति पार कर जाता है? क्यों उस पर कोई जो है वो आंच नहीं आती? ऐसा कैसे संभव हो सकता है? आपने बिल्कुल ठीक बोला, जहाँ इतना धुआं है वहाँ कोई फायर तो होगा ही, आंच तो होगी। हम लोग जो है सिर्फ एक इस वक्त स्पेक्टेटर के तौर पे देख रहे हैं ये बातें। नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। द वायर पर आज एक ऐसी खबर जिसको हर मुमकिन, हर संभव ये कोशिश की जाएगी सत्तारूढ़ पार्टी की तरफ से और वो तमाम लोग जो सत्ता के समर्थक हैं कि ये खबर आप तक ना पहुंचे, क्योंकि ये खबर राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। ये खबर एक बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। ये खबर जुड़ी हुई है लड़ाकू विमानों की खरीदारी से। आपको याद होगा, आपसे 36 महीने पहले द वायर पर आपने खबर देखी थी कि कैसे रफाल लड़ाकू विमानों की खरीदारी में भ्रष्टाचार का मामले के आरोप लग रहे हैं। वो मामला सामने आ रहा है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस पार्टी और उसके नेता राहुल गांधी ने 2019 में इसको बढ़ चढ़ कर भी सामने रखा और ये बताने की भी कोशिश की, उन्होंने नारा लगाया चौकीदार चोर है। इसके जवाब में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो वो बार बार ये कहते रहे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। ये खबर जो हम आपको बता रहे हैं ये उस दावे को धता बताती हैं जिसमें बार बार नरेंद्र मोदी ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी एक भ्रष्ट पार्टी है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, इसलिए मुझे आप एक प्रधानमंत्री, एक नेता के तौर पर मुझे आप इलेक्ट कीजिए या मेरा चयन कीजिए। तो खबर ये आई है कि किस तरह से 36 महीने पहले यानी सन 2018 में ही ये एक फ्रांसीसी न्यूज़ पोर्टल है, फ्रेंच न्यूज़ पोर्टल है मीडिया पार्ट, उसने ये फिर से एक पर्दाफाश किया है 3 साल बाद कि जो लड़ाकू विमानों की जो ये डील थी, रफाल डील, उसमें 65 करोड़ रुपए की रिश्वत, 65 करोड़ रुपए की घूस इस व्यक्ति को दी गई डासो के जरिए, वो कंपनी जो कि विमान बना रही थी। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इसका दावा यह है मीडिया पार्ट का कि ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और साथ ही सीबीआई, इन दोनों जो भारत की एजेंसी हैं, उनको इस बात की मालूमात थी।
अभी नहीं 36 महीने पहले मालूमात थी और अब उन्होंने इस बात का पर्दाफाश किया है। अब उनके हाथ ये दस्तावेज लगे हैं मीडिया पार्ट के, जिसके जरिए वो ये बता रहे हैं कि कैसे एक व्यक्ति जो सुषेण गुप्ता नाम का ये व्यक्ति है, उसको 65 करोड़ रुपए की एक मिडिलमैन, एक बिचौलिया होने के नाते उसको ये रिश्वत दी गई, जिसके बारे में सीबीआई ईडी दोनों को जानकारी थी। झूठे इनवॉइसेस दिए गए, यानी जो चालान कहलाए जाते हैं इनवॉइसेस, वो झूठे दिए गए और इसके बावजूद भी सीबीआई ने इसको पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया और उस पर कोई एक्ट नहीं किया। आप हैरानी की बात इसमें ये देखिए कि लड़ाकू विमान जो देश की सुरक्षा के लिए हैं, जो आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा दोनों के लिए हैं, खासकर एक ऐसी पार्टी जो कहती है वो भ्रष्ट नहीं है, वो पूरी तरीके से क्लीन है, साफ सुथरी है, एक पार्टी जो कहती है सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी है, कैसे आरोप लग रहे हैं, वो भी भारतीय मीडिया नहीं, भारतीय मीडिया के जो लोग हैं उनके होंठों पे पूरी तरीके से चुप्पी है, उनके होंठ पूरी तरीके से सिल दिए गए हैं और इसीलिए भारत नहीं बल्कि फ्रांस की जो मीडिया कंपनी है वो इस बात का पर्दाफाश करती है कि 3 साल बाद भी किस तरह से सीबीआई ने इस पर कोई कदम नहीं उठाया। तो सबसे ज़्यादा हैरानी की बात यह है कि इस व्यक्ति के ऊपर, जो सुषेण गुप्ता नाम का व्यक्ति है, इसके ऊपर आरोप यह है कि ऑगस्टा वेस्टलैंड से लेकर और अब रफाल डील तक ये ऐसा व्यक्ति है जो हर जगह बिचौलिया बनकर आता है, जो हर जगह प्राइवेट कंपनियों और सरकारों के बीच, जिसमें भारत एक कॉमन देश है, उनके बीच ये प्लेयर की तरह काम करता है, लेकिन इस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगड़ता। अब भाजपा यहां पर आरोप ये लगा रही है कि ये तमाम डील तब हुई जबकि कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी। सवाल यहां पर पैदा ये होता है कि जब भाजपा आई यहां पर सत्ता में 2014 से लेकर अब तक, तो क्यों आखिर इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। दूसरी तरफ भाजपा ये भी कह रही है कि आईएनसी का मतलब है आई नीड कमीशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं बल्कि आई नीड कमीशन, यानी कि एक ऐसी पार्टी जो करप्शन में लिप्त है। आप ये सोचिए कि ईडी, सीबीआई, लगातार हम देखते रहे हैं कि जो अपोजिशन पार्टियां हैं या वो लोग जिनको सरकार अपना राजनीतिक विरोधी मानती है, उनके ऊपर इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन जो असली काम है सीबीआई का, ईडी का, जो असली उनका अपना काम है, वो काम नहीं कर रहे हैं। 36 महीने बाद भी उन्हीं कागजों पर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, उनको पूरे तरीके से नज़रअंदाज किया। भारतीय जनता का, टैक्स पेयर का पैसा 65 करोड़ रुपए, कम से कम बात हो रही है कि ये इस व्यक्ति को दिए गए इस डील के लिए। पहले भी आपको याद होगा, द वायर ने आपको बताया था कैसे अनिल अंबानी की कंपनी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए 284 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट किए इस कंपनी ने, उस कंपनी में अनिल अंबानी की, जो कंपनी ने कभी लड़ाकू विमान या किसी भी डिफेंस का कोई इक्विपमेंट नहीं बनाया और वो सक्रिय भी नहीं थी वो कंपनी। तो वो खबर भी आपको याद है जो वायर ने आपको बताया था। उसके बाद इसी डिस्कशन पर डेफेमेशन का, मानहानि का मुकदमा भी दर्ज हुआ था पत्रकारों पर जो कि इस डिस्कशन में शामिल थे। अब फिर वही हो रहा है कि आप पूरे जो मीडिया का यूनिवर्स है उसे उठा के देख लीजिए, आप तमाम अखबार उठा के देखिए, कई घंटे इस बात को गुजर चुके हैं इस खबर को ब्रेक हुए, लेकिन आपको शायद ही इक्का दुक्का कोई व्यक्ति, कोई पत्रकार, कोई न्यूज़ संस्थान नजर आएगा जो इस पर बहस करेगा। तो क्या हुआ आखिर उस वादे का, न खाऊंगा न खाने दूंगा, इसके अलावा भ्रष्टाचार, एंटी करप्शन, जिस तरह से रथ पे सवार होकर नरेंद्र मोदी आए। तो ये जो मैं आपको खबर बता रही हूँ, सीधे सीधे एक लाइन में आप समझिए कि सुषेण गुप्ता नाम का ये व्यक्ति, जिसको 65 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई, मिडलमैन था ये आदमी, बिचौलिया था और इसकी पूरी जानकारी थी ईडी को, इसकी पूरी जानकारी थी सीबीआई को। इसके साथ साथ एक कनेक्शन ये भी बता रहा है, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट कह रही है कि यही वजह थी कि रातों रात सीबीआई चीफ को बदल दिया गया, क्योंकि इस खबर को दबाने के लिए, इस खबर को छिपाने के लिए। तो महत्वपूर्ण बात इसमें, दो महत्वपूर्ण पहलू हैं, एक तो रक्षा से जुड़ा पहलू है और दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है इसमें जो आर्थिक भ्रष्टाचार हुआ है उससे जुड़ा हुआ। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, अजय शुक्ला, वरिष्ठ पत्रकार, और साथ ही मिताली मुखर्जी। हम मिताली से जानने की कोशिश करेंगे कि आर्थिक जो ये भ्रष्टाचार है उससे जुड़े हुए सवाल, और हमें अजय बताएंगे कि इसको राष्ट्रीय सुरक्षा के मद्देनजर किस तरह से देखा जाए। मिताली मुखर्जी, सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि ये 2018 के दस्तावेजों की बात हो रही है कि 2018 में ही सीबीआई और ईडी को ये मालूम था कि इस व्यक्ति को 65 करोड़ रुपए की घूस या रिश्वत दी गई, तो ये मामला अब क्यों प्रकाश में आया है? देखिए आरफा, एक फ्रेंच ऑनलाइन इन्वेस्टिगेटिव न्यूज एजेंसी है जिसका नाम है मीडिया पार्ट। ये कई कई सालों से, कई महीनों से इस एंटायर राफेल एपिसोड को इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं
और अब जाके उन्हें कुछ ऐसे दस्तावेज और डॉक्यूमेंट मिले हैं जिससे कि उनको पता चला है कि 2018 में ही दोनों सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को ये सारे कागजात मिल गए थे, जिससे कि काफी क्लियर हुआ था कि किकबैक या घूस दी गई थी एक मिडलमैन को, सुषेण गुप्ता को। और ये पीरियड यूपीए रिजीम के टाइम में था आरफा, मतलब कि इससे पहले वाली सरकार टाइम। तो सवाल ये उठता है, नंबर 1, अगर ये सारे दस्तावेज सीबीआई के पास थे, उन्होंने इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया? और पॉइंट नंबर 2, अगर इससे क्लियरली मालूम होता है कि डेसॉ जिसने ये बिड जीता है, वो इन्वॉल्व थे इस ब्राइबरी में, ये घूस देने में, तो फिर क्यों इनके साथ दोबारा ये करंट गवर्नमेंट मोदी सरकार दोबारा इन्हीं के साथ निगोशिएशन करके इन्हीं के साथ डील क्यों की गई है? जी हाँ, और मिताली, इसके अलावा डासो का जो हम जिक्र कर रहे हैं और ये जो मिडलमैन जिस बिचौलिए का जिक्र हो रहा है, ये ऑगस्टा वेस्टलैंड वाले मामले में जिसको भाजपा ने बहुत बड़ा एक मामला बना के खड़ा किया था भ्रष्टाचार का कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, लेकिन इसको भी अब अपने सर पर खड़ा कर रही है बीजेपी। वो कह रही है कि आईएनसी का मतलब है आई नीड कमीशन, यानी कि इसमें गलती कांग्रेस पार्टी की है। ऐसा कैसे कह पा रहे हैं वो? आफत, बात ये है कि नाउ द बीजेपी इज टॉकिंग एट क्रॉस पर्पसेस। दोनों चीजें सही नहीं हो सकती कि जो दस्तावेज हैं इसका एक हिस्सा सही है और दूसरा हिस्सा गलत है। ये सही है कि करप्शन हुआ है, पर ये भी सही है कि ये करप्शन 3 रिजीम के अक्रॉस हुआ है, वाजपेयी सरकार, उसके बाद यूपीए रिजीम और उसके बाद ये करंट गवर्नमेंट। क्योंकि इसी ऑर्गेनाइजेशन ने, मीडिया पार्ट ने और फ्रांस की अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने ये पाया कि डेसॉ ने कुछ पेमेंट की थी, इलीगल पेमेंट की थी एज लेट एज 2016, विच इज द करंट गवर्नमेंट। तो बीजेपी का ये कहना कि केवल आईएनसी या कांग्रेस ही इसमें गिल्टी है, वो बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी आरफा, अगर ये एक रेड हुआ था, आपको याद होगा कुछ साल पहले, और सारे कागजात वहां से बरामद किए गए थे, अगर हमारे पास सारी डिटेल और कागज हैं टू अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम विच इज स्टिल बिफोर 2014 से लेकर के जो आगे वाला टाइम है, ये कागज पब्लिक क्यों नहीं किए गए हैं? इसमें जो डिटेल्स पाई गई थी अबाउट सुषेण गुप्ता एंड पे बैक्स to we don't know which party, but we know which party was in government and still is, तो ये वाले कागज पब्लिक क्यों नहीं किए गए हैं? जी हाँ मिताली, और हंसी आ रही है मुझे कि मैं जिस तरह का पैरेलल अभी ड्रॉ करने जा रही हूँ, जो समानांतर है कि एक हिट फिल्म के बाद उसका सीक्वल बनता है। आप ये देखिए, पहली हिट फिल्म ये थी कि अनिल अंबानी की कंपनी, जिसको कि लड़ाकू हथियार बनाने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था और वो इनएक्टिव कंपनी थी, उसमें किस तरह से 284 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया गया, HAL को किनारे रखकर इस कंपनी को फ़ायदा पहुंचाया गया। उसकी अपार सफलता के बाद अब ये दूसरी कड़ी हमारे सामने पेश की गई है। आपको लगता है इन दोनों को आप कैसे जोड़ेंगी, उस कहानी और इस कहानी को? ये जोड़ने का काम एक्चुअली अब एक प्रोब ही कर पाएगा आरफा, पर सवाल यही उठता है कि ये प्रोब क्यों नहीं हो रहा है? जब आपके पास इतना डेटा है और डिटेल है और आप कह रहे हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस इज गिल्टी, तो कीजिए इन्वेस्टिगेशन। आप 2018 से इन्हीं कागजों के ऊपर बैठे हैं, आप इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? और जो दूसरी बात आपने कही आरफा रिगार्डिंग अनिल अंबानी एंड द लैक ऑफ एक्सपर्टीज इन डिफेंस, ये वाले सवाल मीडिया पार्ट ने कई बारी उठाए हैं। फ्रांस में एक जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है, जुलाई से ये शुरू हुई थी, टू लुक इनटू दिस वेरी करप्शन, एलिगेशन ऑफ करप्शन। और ताजुब की बात तो ये है कि जब ये सारा डेटा, ये सारी डिटेल सामने थी, तो फिर फ्रांस में जाकर ये सब डिटेल्स जानते हुए एक डील क्यों साइन की गई उसी पार्टी के साथ जो हम जानते हैं कि करप्ट है एंड हैज बीन इन्वॉल्व्ड इन किकबैक्स? डेसॉल को तो ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए, बट वी डिड नॉट ब्लैकलिस्ट देम, वी एक्चुअली मेड देम प्रेफर्ड बिडर। हमने उन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया है। क्यों? और हैरानी की बात यह है कि कई जो मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं, लोग हैं, उनके ऊपर रोक लगा दी गई अनिल अंबानी की कंपनी के जरिए कि आप इस पर बात नहीं कर सकते। और आप ये देखिए, आपको यकीन के साथ बता सकती हूँ मैं
कि पूरा आप हिंदी की दुनिया आप तलाश करिए, हिंदी न्यूज़ की दुनिया, आपको ये कोई खबर नहीं मिलेगी। तो राहुल गांधी ने 2019 से पहले चौकीदार चोर है का नारा लगाकर ज़ाहिर रफ़ाल को उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, लेकिन जो मनमानस है, जो भारतीय जनमानस है, उस तक ये बात नहीं पहुंच रही है। आखिरी सवाल बिल्कुल आपसे कि जो ऑगस्टा वेस्टलैंड का जो स्कैम था और ये जो मामला सामने आ रहा है, इसमें एक व्यक्ति सुरेश नाम का इन दोनों घोटालों को कनेक्ट कर रहा है, ये कैसे संभव हो पा रहा है? हमारे दर्शकों के लिए आप बताइए। ये जो सारे कागजात हैं आरफा, ये यही चीज पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये जो मिडिल मैन है सुशेन गुप्ता, इन्हीं का नाम बार बार आ रहा है, चाहे ऑगस्टा में हो या राफेल में। इन्हीं का मोडस ऑपरेंडी, मतलब सिस्टम ऑफ वर्किंग बिल्कुल सेम है। वो एक या दो कंपनीज में ही ये पैसा राउट हो रहा है। मॉरिशस में एक शेल कंपनी जिसे कहते हैं, मतलब कि उस कंपनी का कुछ एक्चुअल वजूद नहीं है, वो ऐसे ही क्रिएट किया गया है जस्ट द सेम नेम्स एंड द सेम पार्टीज आर कमिंग अप। और दूसरी बात ये है आरफा कि अगर बीजेपी का ये कहना है कि अभी जो कागज मीडिया पार्ट ने रिलीज किए हैं या जो भी डिटेल रिलीज किए हैं वो फेक हैं, फिर आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जो पूरा ऑगस्टा केस है वो भी फेक है, क्योंकि जो भी डिटेल्स मीडिया पार्ट को मिले हैं वो राफेल नहीं, ऑगस्टा के केस में से मिले हैं इस पेमेंट की। तो जैसे मैंने शुरुआत में कहा था, दोनों चीजें सही नहीं हो सकती कि एक पार्ट गलत है और एक पार्ट सही है। बिल्कुल आखिरी बात कि जो कांग्रेस पार्टी का अभी दावा है कि सीबीआई के जो चीफ हैं उनको बदला गया रातों रात और इसका सीधा ताल्लुक जो है वो रफाल डील से है, क्या इस बात में दम है? इस बात में बहुत दम है और इसी बात को मीडिया पार्ट के अपने पत्रकार ने भी पॉइंट आउट किया है आरफा। देयर इज अ गैप ऑफ 10 डेज, कुल मिलाकर के बस 10 दिन का गैप है जब मॉरिशियन अथॉरिटीज ने सीबीआई और एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट दोनों को ये सारे कागजात भेजे थे, जिसमें कि क्लियरली किकबैक या घूस देने का प्रूफ था। इसके 10 दिन बाद आपको याद होगा, इन एन ओवरनाइट कू, रात के 12 बजे सडनली देयर वाज अ चेंज in the guard at CBI and someone else was put in position। ये सवाल जरूर उठेगा कि क्या ये इसलिए किया गया था क्योंकि ये जो दस्तावेज थे वो कुछ ऐसा पॉइंट कर रहे थे जो कि सरकार स्टैंप आउट करना चाहती थी, जो सरकार छुपाना चाहती थी। और अगर इस बात का रिस्पॉन्स है नहीं, तो फिर खोलिए प्रोब, लेट्स डू अ प्रोब, लेट्स डू अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमिटी मीटिंग, लेट्स फाइंड आउट व्हाट द ट्रूथ है। जी हाँ, कितना घटिया खेल भारत की जनता के साथ खेला जा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो कि जनता के हित में जिनको काम करना चाहिए, जिनको भ्रष्टाचार के जितने बड़े बड़े केसेस हैं उनका पर्दाफाश करना चाहिए। पहली बात तो मुझे खुद शर्म आती है भारतीय मीडिया का एक हिस्सा होने के नाते कि देखिए दूर देश में, पश्चिमी दुनिया में जाके फ्रांस के पत्रकार इसका पर्दाफाश कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इतनी खामोशी है कि हम बात भी नहीं कर रहे हैं। और आपको यकीन जानिए कि सिर्फ वायर या फिर एक दो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होंगे जहाँ आपको रफाल नाम हम अपने मुंह से बोल पा रहे हैं इस शब्द को, वरना ये बोलना भी एक तरह की ब्लास्फेमी, एक तरह की ईश निंदा बताया जा रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि इस पूरे मामले के दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। एक तो रक्षा से जुड़ा पहलू है, दूसरा है जो आर्थिक भ्रष्टाचार, इकोनॉमिक जो करप्शन का इशू है। हमारे साथ अजय शुक्ला मौजूद हैं। अजय शुक्ला ने पिछली बार जो रफाल का पूरा मुद्दा आया था बढ़ चढ़ कर इस पर पत्रकारिता की थी, बहुत कम पत्रकारों में वो शामिल थे। द वायर पर भी जो कार्यक्रम उन्होंने किया उसके बदले में उनको रिलायंस की तरफ से बाकायदा मैं नहीं जानती कितने करोड़ का, लेकिन उनको मानहानि का दावा उनके ऊपर किया गया, कई करोड़ रुपए का। अजय हमें उस बारे में बताएंगे। अजय, जब आपने ये खबर सुनी, उसको आपने उस खबर को पर बाकायदा आपने बहस की और कई चीज़ें आप लोगों के सामने लेकर आए, जैसे कि अनिल अंबानी की कंपनी को बिल्कुल किसी तरीके से भी तजुर्बा नहीं था लड़ाकू विमान बनाने का, वो इनएक्टिव कंपनी थी, कैसे 284 करोड़ रुपए का फ़ायदा इस कंपनी को पहुंचा, जो भारत की अपनी कंपनी थी HAL उसको किनारे लगाकर अंबानी साहब को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश की गई। इसमें जो पूरी खामोशी थी, कहीं ना कहीं इसको जो तोड़ा गया, उनमें से आप एक शख्स थे। मुझे ये बताइए कि जब आप इस खबर के बारे में सुन रहे हैं, आपके सब कुछ पता था CBI को, सब कुछ पता था ED को, 65 करोड़ रुपए की रिश्वत ली गई, दी गई, उसके लिए बाकायदा नकली चालान या इनवॉइसेस जारी किए गए, अलग अलग देशों में ये मामला उभरा, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? देखिए अरफा, ये जो एक किस्म से वही बातें जो निकलती जाती हैं, वही पुराने जो मिडलमैन हैं, जो वही पुराने चैनल्स मॉरिशस और मालदीव जैसे देशों के जरिए जिससे जो पेमेंट की जाती है, वही कंपनियां, वही हवाई जहाज,
ये मतलब इससे ये पता चलता है कि चाहे जितनी भी कोशिश की जाती है ये करप्ट लोगों के जरिए और ये जो एजेंसियां हैं इनके जरिए मामले को ठप करने के लिए या इन्वेस्टिगेशंस को शांत करने के लिए या जो मीडिया में रिपोर्टेज होती है उसको खत्म करने के लिए, लेकिन ये बातें फिर निकल जाती हैं, फिर ऊपर उठ के आ जाती हैं। इससे साफ पता चलता है कि जरूर कुछ सब्सटेंस है इन रिपोर्ट्स में, नहीं तो क्यों ये इतनी सारी बातें जो हैं इतने लंबे टाइम के अरसे के भीतर शांत नहीं हो पाती हैं। अभी जो है फ्रेंच कंपनी जो है, जो मीडिया पार्ट है, उसकी इन्वेस्टिगेशंस के जरिए ऊपर ये बातें निकल आ रही हैं। जो पिछली बारी 2 या 3-4 साल पहले जो ये बातें हुई थी, जब राफेल जहाज का कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था, उस समय इंडियन प्रेस के रिपोर्टाज के जरिए ये बातें आ रही थी। तो देखिए हम सिर्फ हम कोई ज्यादा जो है सर्टेनिटी के साथ कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये मामले अंडर इन्वेस्टिगेशन है, एजेंसीज के पास है। लेकिन इतना साफ पता चलता है कि कुछ ना कुछ जो है सब्सटेंस जरूर होगा, नहीं तो ये बार बार ये बातें क्यों उठ के ऊपर आ। यानी आप ये कह रहे हैं जो धुआं है वो बिना आग के नहीं निकलता, धुआं इसलिए नजर आ रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं आग निकल रही है। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि इस पर जो राजनीतिक बयानबाजियां हो रही हैं, एक तरफ भाजपा आरोप लगा रही है कि देखिए ये तो कांग्रेस पार्टी के राज में हुआ, कांग्रेस पार्टी का मतलब आईएनसी का मतलब है आई नीड कमीशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस इसका मतलब नहीं है। इसमें एक व्यक्ति का जो बार बार जिक्र हो रहा है, सुषेन गुप्ता नाम का जो व्यक्ति है, कैसे अलग अलग सरकारों में 2 बड़े बड़े घोटालों को ये व्यक्ति पार कर जाता है, अलग अलग देशों की सरकारें ये व्यक्ति पार कर जाता है, क्यों उस पर कोई जो है वो आंच नहीं आती, ऐसा कैसे संभव हो सकता है? जी आपने बिल्कुल ठीक बोला, जहां इतना धुआं है वहां कोई फायर तो होगा ही, आंच तो होगी। हम लोग जो है सिर्फ एक इस वक्त स्पेक्टेटर के तौर पे देख रहे हैं ये बातें, लेकिन मेरे ख्याल में कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, नहीं तो कि किस लिए है। और ये भी बात है अरफा कि ये इन्वेस्टिगेशंस जो हैं, जो अभी लेटेस्ट राउंड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस हमारे पास आ रहे हैं, ये अभी खत्म नहीं हुई हैं। आगे वाले दिनों में आप देखते जाएंगे और बातें निकलेंगी और बातें पब्लिक के सामने आएंगी, लेकिन 2-3 चीजें जो है इनमें बरकरार रहती हैं, चेंज नहीं होती हैं। सबसे पहले है ये दासो कंपनी का रोल, जो कि अभी जितने भी राउंड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन हुए हैं, दासो कंपनी का रोल जो है हमेशा सामने आता है, मिडलमैन का रोल। और फिर उससे ये भी बात आ जाती है कि क्यों जब भारत सरकार ने 2015-2016 में दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करने का या कॉन्ट्रैक्ट फ्रेमिंग शुरू की थी, क्यों जो इंटेग्रिटी क्लॉज है, जो पेनल्टी क्लॉज है, जिससे ये गलत कार्रवाइयां जो हैं उसके ऊपर बहुत सख्त जो है पाबंदियां लगाई जाती हैं, ये क्यों जो है डील से हटाया गया। तो देखिए हम जो है ये अभी बातें जो है फ्रेंच मीडिया के सामने हैं, क्योंकि ये फ्रेंच सरकार के साथ जुड़ी हुई बातें हैं, लेकिन पेमेंट्स जो है इंडिया की तरफ आए हैं, पेमेंट्स क्लियरली जो है दी गई हैं ब्राइबरी के तौर पे, और इसके बारे में मेरे ख्याल में हम लोग वेट करेंगे और चीजें कुछ। अजय, आप ये देखिए, हैरानी की बात यह है कि दूसरे देश का मीडिया इस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, पर्दाफाश कर रहा है। भारत में ऐसा लगता है कि सबके मुंह बंद कर दिए गए हैं खौफ से या लालच से। भारतीय मीडिया में अगर आप देखेंगे तो कहीं भी ये खबर आपको छपी हुई नजर नहीं आएगी। सिर्फ 1, 2, 4 इधर उधर लोग या संस्थान इस बारे में बात करेंगे, लेकिन ज़्यादातर कोई प्राइम टाइम डिबेट का हिस्सा नहीं बनेगा। आखिरी सवाल आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि एक ऐसी पार्टी, एक ऐसी सरकार जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो कहती है
है हमें वो एक्सटर्नल और इंटरनल सिक्योरिटी देगी, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा की बार बार बात करती है। एक ऐसी पार्टी जो कि एंटी करप्शन रथ पे सवार होकर नरेंद्र मोदी 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने। ये मामला रक्षा से भी जुड़ा है, सुरक्षा से भी जुड़ा है, भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है। ये जो अपने छाती पीटने वाली पार्टियां हैं, जो अपने आप को राष्ट्रवाद पार्टियां बुलाते हैं, मेरे ख्याल में जो है ये सब अपना ही खेल खेल रहे हैं। ये सिर्फ अपने आप को जो है पोजीशन कर रहे हैं ज़्यादा वोट्स मिलने के लिए। आपने देखा था पिछले साल जो है जब लद्दाख में चीन के इंकर्जन्स हुए तो हमारी सरकार ने कितने गलत बयान दिए, कितनी बातें छुपाने की कोशिश की। तो जो क्लेम्स लगाते हैं कि हम बहुत नेशनलिस्ट पार्टी हैं, हम देश के हित में काम करते हैं, मेरे ख्याल में ये पार्टियां भी सब अपने खुद के हित में ही काम करते हैं। इसमें जो है मैं ये नहीं कहूँगा कि एक पार्टी या दूसरी पार्टी सिर्फ ब्लेम वर्दी है। देखिए कांग्रेस के ज़माने में भी जो है वीवीआईपी हेलीकॉप्टर का स्कैंडल हुआ था, और बीजेपी जब आई, जब नेशनलिस्ट पार्टी के वोट पे उस वोट के जरिए जो है जो सत्ते में आई थी, उसके बाद में जो है राफेल जहाज का स्कैंडल हुआ, लद्दाख में इंकर्जन्स हुए, कई और ऐसे बातें जो हैं निकली जो कि अपने पार्टीज के क्लेम्स को जो है बिल्कुल डिमोलिश करती हैं एक तरीके से। तो मैं तो अपने तौर पे जो है अपने साइड से जहां तक बात है, मैं तो ये बातें बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि एक पार्टी जो है सिर्फ नेशनलिस्ट काम करती है और बाकी पार्टियां जो है सब देश के इंटरेस्ट को बेचती हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जय शुक्ला। थैंक यू। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।